तुम्हारी माँ तवाइफ थी, तुम भी कोठे पे बैठोगी। फुप्पो ने नफरत से कहते मुंह के साथ मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी और फिर 5 लाख के एवज मुझे कोठे पे बेच दिया। कोठे की मालकन मेरा हुस्न देख हैरान रह गई और बोली, इसे कमरे में बंद कर दो, बड़े सेठ साहब के आगे पेश करूंगी। मैं डर गई। 2 दिन बाद मुझे तैयार करके एक बड़े कमरे में ले गए। मैं वहाँ रोती बैठी थी जब बड़े सेठ साहब कमरे में आए और मुझे देखते पत्थर हो गए। मैंने कांपते हाथ जोड़ के कहा, मैं शरीफ लड़की हूँ। जब वो अचानक बोला, मैं तुमसे निकाह करूँगा। होश तब आड़े आए जब वलीमे के दिन मैं तैयार हो रही थी। सेठ ने दुल्हन का जोड़ा खुद ला के दिया, नरम सुर्ख रंग, सादा काम और चांदी की ज्वेलरी। बस इतनी ही सादगी काफ़ी है तुम पे, वो बोला। कमरे में आईना थोड़ा ऊंचा था। मैंने जोड़ा जेब तन किया, बालों को हल्के से समेटा, आंचल संभाला, लेकिन गर्दन की दाईं तरफ का निशान किसी तरह नहीं छुपा। मैंने उंगली से दबाया, शायद हल्का हो जाए, शायद गायब हो जाए। सेठ अंदर आया। उसने पहली नज़र में मेरी तैयारी देखी, फिर मेरी गर्दन पे वो निशान। एकदम रुक गया। ये निशान? वो मेरे करीब आया, उंगली बढ़ा के थोड़ा छू के पीछे हट गया। कब से है ये? मैंने आहिस्ता से कहा, बचपन से। कभी हल्का हो जाता है, कभी गहरा। वो कुछ देर खामोश रहा, जैसे उसके जहन में कोई याद दोबारा चल पड़ी हो, जैसे परसों पुराना धुंधला मंजर एकदम साफ हो गया हो। फिर वो पीछे हटा, बगैर कुछ कहे कमरे से निकल गया। दरवाज़ा बंद हुआ और मैं वहीं खड़ी रह गई। वलीमे की तकरीब वहीं रोक दी गई, मेहमान वापस भेज दिए गए। मैंने कुछ नहीं पूछा और उसने कुछ नहीं बताया। मैं कमरे में अकेली बैठी थी, सहन अजीब उलझन में था। मेरे अंदर एक दरवाज़ा खुल गया, माजी का दरवाज़ा जो बरसों से बंद पड़ा था। ख्वाब की तरह सब कुछ लौट आया। वो गली, वो छोटा सा घर और वो औरत जिसे मैं फुप्पो कहती थी। मेरी ज़िंदगी का पहला शऊर वही था। फुप्पो का आंगन, जहाँ मैं झाड़ू देती, पानी भरती, कपड़े धोती, बर्तन चमकाती। वो कहती, छोटा सा एहसान किया था तेरे माँ बाप पर और अब सारी ज़िंदगी बोझ उठाती रहूं। मुझे कभी समझ नहीं आता था कि मैं वहाँ क्यों हूँ। बस इतना पता था कि माँ नहीं है और बाप का कोई जिक्र भी नहीं करता। जब कभी पूछती, फुप्पो तेवरी चढ़ा के कहती, ज़्यादा ज़ुबान चला रही है, तेरी माँ भी ऐसी ही थी, बदज़ुबान तवाइफ। ये लफ्ज़ मेरे जहन में कई दिन गूंजता रहा, लेकिन मायने नहीं समझ पाती थी। मेरी उम्र 12 बरस की हुई तो मुझे बावर्ची खाने के आगे पीछे लगा दिया गया। हर मेहमान के सामने पानी रखना, सब्ज़ी काटना, कचरा फेंकना, यही काम था। स्कूल नहीं भेजा गया। बस एक बार कहा गया कि तेरे नसीब में नहीं। कभी कभार मैं अपनी हम उम्र लड़कियों को स्कूल यूनिफॉर्म में देखती तो दिल करता मैं भी कुछ पढ़ूं, कुछ बनूं, लेकिन ख्वाब सिर्फ सोचने के लिए थे, जीने के लिए नहीं। फुप्पो का बेटा वसीम मुझसे 4 साल बड़ा था। बचपन में वो चुप रहता था, मगर जैसे जैसे बड़ा होता गया मेरी खामोशी को समझने लगा। कभी कभार जब मैं दिन भर का काम ख़त्म करके थकन से निढाल बैठती तो वो खामोशी से मेरे लिए लस्सी या कोई मिठाई रख जाता। कुछ ना कहता, बस हल्का सा मुस्कुरा के चला जाता। फुप्पो को ये सब खटकता। एक बार जब मैं बीमार हुई, वसीम दवा ले आया। फुप्पो ने दरवाजे के पीछे सब देखा और रात को मेरे सिरहाने खड़ी हो गई। मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश न करना, तुझे पता भी है तेरी माँ कौन थी? तवाइफ। जैसे माँ वैसी बेटी। मैंने आंखें बंद कर ली, कुछ नहीं बोली। वक्त गुजरता गया। मैं 17 की हुई। चेहरे की मासूमियत अब कुछ और रंग लाने लगी थी। हमसाये की बेटी की शादी थी और सब लड़कियां तैयार हो रही थी। शुमाइला मेरी हम उम्र थी। वो मेरे लिए एक अनारकली फ्रॉक ले आई। माही, बस एक दिन पहन ले, देखना कैसी लगेगी तुझे। फुप्पो की गैर मौजूदगी में मैंने तैयार होकर आईने में खुद को देखा। पहली बार खुद को लड़की की तरह महसूस हुआ। शुमाइला ने हल्का सा काजल लगाया, होंठों पे लिपस्टिक फेरी और मुझे बाहर ले गई। शादी का माहौल था, रोशनियों की चमक, गानों की आवाज़ और खुशबुओं से भरे माहौल में मैं एक लम्हे को भूल गई थी कि मैं कौन हूँ। वापसी पर जैसे ही घर पहुँची, फुप्पो दरवाजे पे खड़ी थी। वसीम भी वही था। फुप्पो की नज़रें मेरे लिबास पर गईं, फिर वसीम पर, और उसका पारा चढ़ गया। ये सब किसके कहने पे पहना? मेरे बेटे को दिखाने के लिए? शुमाइला तो तेरी जैसी है नहीं जो ऐसी हरकत करे, और तू तवाइफ की बेटी है ना, अब रंग दिखाने लगी है। वसीम आगे बढ़ा। अम्मी बस करें, हर बात में माँ को क्यों घसीटती हैं? इसे जीने का हक नहीं। फुप्पो ने गुस्से से दरवाज़ा बंद किया और मुझे बाजू से पकड़ के अंदर खींचा। तेरा असल बता दूँ आज। तेरी माँ मेरे भाई के साथ भाग गई थी, नाचने वाली थी। जब वो मर गई तो तू मेरे सर पे फेंक गई। मैंने पाला, बदले में ये मिला मुझे। उस दिन मैंने सारा लिबास उतारा, चादर ओढ़ी और छत पे जाके बैठ गई।
वसीम माँ के पास बैठा, कुछ न कहा, बस एक लिफाफा मेरे हाथ में थमाया। फुप्पो को कुछ मत बोलना, ये तेरे लिए है। मैंने लिफाफा खोला तो उसमें एक छोटा सा कुरान पाक और कागज़ पे लिखा हुआ एक जुमला था, तुझ जितनी भी बुरी हो रब तुझे कभी हकीर नहीं समझेगा। उस जुमले ने पहली बार मेरे अंदर रोशनी पैदा की, लेकिन ये रोशनी देर पा नहीं थी। वसीम ने पढ़ाई की बात की, कहा अम्मी को मनाऊंगा, तू आगे पढ़ सकती है, लेकिन फुप्पो ने कान लगा दिए। उसी रात मुझे एक और बात सुनाई गई, एक बुड्ढा है, दुबई में रहता है, अच्छा खासा पैसा दे रहा है, तेरी शादी करवा दूंगी, क्या करेगी यहाँ रह के। वसीम ने सुना तो घर में कोहराम मच गया। अम्मी ऐसा नहीं होने दूंगा, अगर शादी करनी है तो मैं करूँगा। फुप्पो जैसे दहक उठी, मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। और वो रात एक जंग की बुनियाद बन गई, जिसका अंजाम मैं नहीं जानती थी और शायद फुप्पो भी नहीं। उस रात वसीम की आवाज़ अभी तक कानों में गूंज रही थी, अगर शादी करनी है तो मैं करूँगा। फुप्पो ने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। घर के हर कोने में तनाव फैला हुआ था, जैसे दीवारों को भी खबर हो गई हो कि अब कुछ बदलेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि खुशी मनाऊं या डर। वसीम ने पहली बार सामने आके मेरे लिए बोला था, ये मामूली बात नहीं थी। अगली सुबह जब किचन में दूध चढ़ा रही थी, वसीम खामोशी से पीछे आया, आहिस्ता से एक लिफाफा मेरे सामने रखा और कहा, ये कुछ पुराने कपड़े हैं, आजकल के नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर होंगे इन फटे पुरानों से। मैंने लिफाफा लिया, लब हिलाए बगैर। वो समझ गया मेरा शुक्रिया कहना खामोशी में छुपा है। फुप्पो ने शायद दूर से सब देख लिया। उस दिन चाय की प्याली मुझे देते हुए जलते लहजे में बोली, अब तुझे मीठे कपड़े भी मिलने लगे, फांस लिया ना लड़के को। मैं चुप रही, हमेशा की तरह। वसीम आहिस्ता आहिस्ता खाने की चीज़ें भी लाने लगा, कभी रस, कभी दही, कभी कोई महंगी बिस्किट की डिबिया। खुद कुछ न कहता, बस रात को मेरे कमरे के बाहर रख देता। एक शाम मैं सहन में कपड़े धो रही थी, हाथ साबुन से सफ़ेद हो चुके थे। वसीम आया, नीचे बैठ गया और कहने लगा, माही तुम्हारी उंगलियां बहुत नाजुक हैं, ये काम तुम्हारे लिए नहीं। मैंने सवालिया नज़रों से देखा, तो फिर कौन करेगा? मेरी अम्मी को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मान गई तो तुम्हें पढ़ने दूंगा। मैंने थोड़ा सा मुस्कुरा के सर झुकाया। वसीम की यह हमदर्दी घर के अंदर एक जहर बनने लगी। फुप्पो की आंखों में एक अलग किस्म का गुस्सा उतर आया। अब मुझसे पहले से ज़्यादा काम करवाती, आवाज़ ऊंची हो गई थी। एक दोपहर जब मेहमान आए, फुप्पो ने सबके सामने मुझे आवाज़ देकर कहा, माही वो दुपट्टा लाना, वही जो वसीम ने दिया था। हाँ वही जो तुझे फ्री में मिला था। मेहमान चौंक गए। मैं नज़रें झुका के कमरे में चली गई। वो जानबूझ के सबके सामने बात करती ताकि मेरी इज्जत घट जाए। एक दिन मैंने कमरे में वसीम को ख़त लिखते हुए पाया। उसने जल्दी से छुपा लिया। मैंने कहा, किसे लिख रहे हो? अम्मी को। दिल की बातें ज़ुबानी नहीं कही जा सकती, इसलिए ख़त में लिख रहा हूँ, शायद पढ़ के कुछ बदले। फुप्पो को जब पता चला तो वो गुस्से से आग बगोला हो गई। वसीम को सामने बुला के कहा, क्या बदनामी कराओगे? लोगों को क्या कहूँगी? तवाइफ की बेटी को बीवी बना रहे हो? वसीम का लहजा ठंडा मगर पक्का था। अम्मी, इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, बस जो किया वो सहती रही। जिसे तुम बोझ समझती हो, शायद वही मेरे लिए दुआ है। फुप्पो ने मुझे कमरे में बुला के दरवाज़ा बंद किया। हाथ में वसीम का वही ख़त था। मेरी आंखों के सामने पटक के बोली, देख तेरी वजह से मेरा बेटा मुझसे सवाल कर रहा है, अगर वाकई कुछ गैरत है तो खुद ही इस घर से चली जा। मैंने धीमे लहजे में कहा, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, न वसीम से न किसी और से। हाँ, वो चिल्ला उठी, इसीलिए तो सब तुझ पे फरिश्ता हो गए, अब तू रानी बनने के ख्वाब देख रही है। फिर उसने धिक्का दिया। मैं पीछे जा गिरी। वसीम भागता आया, मुझे ज़मीन से उठाया। अम्मी आपने हद कर दी है। फुप्पो कुछ न बोली, बस कमरे से निकल गई। कुछ दिन बाद वसीम ने मुझे छत पे ले जाके कहा, ये शहर तुम्हारे लिए नहीं, ना ये लोग, लेकिन मैं बदलना चाहती हूँ सब कुछ। मुझे सिर्फ 1 साल दे दो। दुबई जा रहा हूँ नौकरी के लिए, जब लौटूंगा तो सब बदल दूंगा। मैंने खामोशी से आसमान की तरफ देखा, एक सितारा टिमटिमा रहा था। मैंने दिल ही दिल में कहा, अगर ये मोहब्बत है तो इसे खोने से पहले मुकम्मल कर दे या दिल से निकाल दे। वसीम अगले हफ्ते रवाना हो गया। घर के दरो दीवार सन्नाटे में डूब गए। फुप्पो अब हर बात पर चुप रहती, लेकिन उसकी आंखों में एक इंतकाम छुपा था, जो मुझे तब समझ आया जब एक दिन वो बोली, अब वसीम तो गया है, बाकी काम मैं निपटा लूँगी। मैंने कुछ न कहा, क्योंकि अब खामोशी ही मेरी सबसे बड़ी ज़ुबान थी। वसीम की मोहब्बत ने मेरे अंदर हिम्मत पैदा कर दी थी, मगर फुप्पो की खामोशी एक नया तूफान लेके आने वाली थी।
वसीम के जाने के बाद दिन जैसे पत्थर हो गए। सुबह उगती लेकिन उम्मीद के बगैर, काम वही, आवाज़ें वही, चेहरों पर वही लाताल्लुकी, मगर सबके रवैये बदल चुके थे। फुप्पो अब ज़्यादा बात नहीं करती थी, बस देखती थी गहरी खाली नज़रों से, जैसे कुछ सोच रही हो। एक दिन सुबह सवेरे मैं आंगन साफ कर रही थी। फुप्पो किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी, लहजा नरम, खिलाफ़े आदत। हाँ जी, लड़की बिल्कुल शरीफ है, काम जानती है, माँ बाप नहीं है तो ज़रा सहल होगा सब। जी जी, 20 तोले सोना और जो मकान की बात थी वो भी हो जाएगा। मैंने झाड़ू रोक दी। दिल ने धड़कना भूलने की कोशिश की, लेकिन कुछ न कुछ सुनाई दे ही गया। 2 दिन बाद एक अजनबी चेहरा घर में दाखिल हुआ। दरमियानी उम्र का मर्द, कुछ मोटापा, सांस फूली हुई, मगर जेब शायद बहुत भारी, साथ में 2 खवातीन जेबरों से लदी हुई। फुप्पो ने मुझे बुलाया, माही ज़रा आके सलाम कर, मेहमान है। मैं किचन से हाथ धो के आई। वो मर्द मुझे एक नज़र देख के मुस्कुराया। फुप्पो बोली, यही है वो बच्ची माही, सादा है, बोलती कम है, मगर काम सब जानती है। मैं साकित खड़ी थी, न सवाल किया न जवाब दिया, बस नज़र झुकाए सब सुनती रही। अगले दिन वही मर्द और फुप्पो कहीं गए। शाम को जब वापसी पे फुप्पो ने मुझे कमरे में बुला के दरवाज़ा बंद किया। माही, तुम्हारी किस्मत संवरने वाली है, बड़े अच्छे लोग हैं, दुबई में रहते हैं, इज्जतदार घराना है, लड़का थोड़ा बड़ा है, मगर तुम्हारे लिए नेमत है। मैंने सर उठाया, क्या आपने मेरा भी कुछ पूछा? पूछना? वो हंसी, पूछने के दिन तो ख़त्म हो चुके, अब सिर्फ मानने के दिन हैं। वसीम ने वादा किया था, वसीम गया है और ये दुनिया बातों से नहीं फैसलों से चलती है। मैंने कुछ ना कहा, कमरे से बाहर निकल आई। शाम को छत पे जाके देर तक आसमान को देखती रही। वसीम की बातें, उसकी खामोश मुस्कुराहट, सब याद आ रहा था। 2 दिन बाद फुप्पो ने निकाह की तारीख तय कर दी। सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि समझने का मौका ही न मिला। मोहल्ले में बातें चलने लगी, माही की शादी हो रही है, क्या वो बुढ़ा है, पैसा देख के फैसला किया होगा। मैं छुप कर वसीम को एक ख़त लिखा, किसी पुराने दोस्त के ज़रिए दुबई भिजवाया। ख़त में बस इतना लिखा, अगर तुम्हारा वादा अब भी कायम है तो लौट आओ, वक्त थम नहीं रहा, फैसले हो रहे हैं। 5 दिन बाद एक हंगामा सा हुआ। रात को फ़ोन बजा। फुप्पो ने कान लगाया और चेहरे का रंग बदल गया। वसीम था। अम्मी, ये क्या सुन रहा हूँ? अब माही की शादी किसी बुड्ढे से करा रही है। वसीम, तू वहाँ कमाता है और मैं यहाँ तेरा मुस्तकबिल संवार रही हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और मैं वादा कर चुका हूँ। मैंने वो वादा नहीं किया था। तू वापस आ, फिर बात करेंगे। तो वादा कर ले, मैं 1 हफ्ते में आ रहा हूँ। फुप्पो ने हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है, 1 साल तो मांगा था तूने, 1 हफ्ता और सही, आ जा, फिर सब तेरे हिसाब से होगा। फ़ोन बंद हुआ और अगली सुबह फुप्पो के अंदाज ही बदले हुए थे। मेरे लिए नाश्ता खुद लाई, कपड़ों का एक जोड़ा निकाला और कहने लगी, बेटा, तुम्हारे चचा की बेटी की शादी में ये जोड़ा पहनो, तुम पे अच्छा लगेगा। मैं हैरान थी, लेकिन सवाल न किया। उन दिनों फुप्पो दिन में खामोश और रात को गुमसुम रहती, जैसे दिल का बोझ बढ़ता जा रहा हो। मेहमानों को भी कहना बंद कर दिया, बुड्ढे के नंबर को ब्लॉक कर दिया और निकाह की तारीख मुलतवी कर दी। मोहल्ले में लोगों ने फिर बातें शुरू कर दी, शादी कैंसिल हो गई, लड़की का कोई चक्कर है क्या? लेकिन फुप्पो ने सबको चुप करा दिया। 2 दिन बाद वसीम की वापसी हुई, सामान का बैग हाथ में और नज़र में सवालात। मुझे देखा, कुछ कहे बगैर माँ के पास गया। अम्मी, निकाह कब करना है? फुप्पो ने आहिस्ता से कहा, पहले तुझे देख लूँ तो ठीक है ना? दुबई का काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, लेकिन माही को ले जाना है, अब देर नहीं करनी। ठीक है, कुछ दिन रुक, मैं मौलवी साहब से बात करती हूँ। और पहली बार फुप्पो ने वादा ऐसे किया जैसे दिल से किया हो, लेकिन मैं जानती थी हर वादा सिर्फ वक्त मांगता है, यकीन नहीं। और मेरी किस्मत, वो तो शायद किसी और ही ज़ुबान में लिखी गई थी। वसीम की वापसी के सिर्फ 7 दिन गुजरे कि फुप्पो ने एक सुबह ऐलान कर दिया, वसीम बेटा, तुम्हें दोबारा दुबई जाना होगा। अभी निकाह मत करो, पहले अपना सेटअप मजबूत करो, फिर धूमधाम से शादी हो जाएगी। वसीम ने हैरत से माँ को देखा। अम्मी, मैं अभी आया हूँ। हाँ, लेकिन तुमने कहा था कि कुछ पैसा जोड़ना है, मकान लेना है, सब सेट करना है। अभी निकाह कर लिया तो सारा बोझ तुम पे आ जाएगा। मैं चाहती हूँ तुम आराम से सब कुछ करो। 1 साल, बस 1 साल, मैंने दरवाजे के पीछे से सुना। दिल ने वसीम की तरफ झुकने की कोशिश की, लेकिन दिमाग ने आवाज़ दी, ये वही वादे हैं जो लोग वक्त खरीदने के लिए करते हैं। वसीम ने अगले दिन माँ की बात मान ली। जाने से पहले मुझसे सिर्फ 1 बार मिला, छत पर, शाम के वक्त। माही, अगर अम्मी ये कह रही हैं तो शायद बेहतर सोच रही होंगी। तुम मेरा इंतज़ार करना, 1 साल, मैं आ जाऊँगा, फिर कोई रोक ना होगी। मैंने सिर्फ इतना कहा, इस बार तुम सिर्फ वादा नहीं करना, निभाना भी।
اس نے سر ہلایا۔ اگلی صبح وہ دوبارہ روانہ ہو گیا۔ وسیم کے جانے کے بعد پھپھو پھر وہی عورت بن گئی جو پہلے تھی۔ لہجہ سخت، چہرہ بے رنگ، نگاہوں میں پرانا زہر۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ وسیم کے کمرے کو تالا لگا دیا گیا۔ میرا بستر چھت سے نیچے کمرے میں رکھ دیا گیا اور پھپھو نے پھر ایک فون کال کی۔ جی سب تیاری ہو گئی ہے، لڑکی بالکل تیار ہے۔ 5 لاکھ کی بات تھی نا؟ ہاں جی آپ بندہ بھیجے، باقی میں خود لے آؤں گی۔ اس بار کچھ چھپایا نہیں گیا، باقی باتیں صاف تھی، لہجہ بے رحم۔ 2 دن بعد پھپھو مجھے ساتھ لے کے نکلی۔ میں نے کچھ نہ پوچھا، دل اندر ہی اندر جانتا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ رکشہ بدلا، سڑک بدلی، چہرے بدل گئے۔ پھر ہم ایک اجنبی محلے میں پہنچے۔ وہاں ایک پرانا 3 منزلہ مکان تھا، دروازے پہ پردہ لٹکا ہوا۔ پھپھو نے میرا ہاتھ پکڑ کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک عورت نکلی، گہرا میک اپ، سرخ لپسٹک، چوڑے دوپٹے میں بال چھپائے۔ آ گئی؟ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ ہاں مال پورا ہے، اب تو اپنی رقم نکال۔ میں نے چونک کے پھپھو کی طرف دیکھا۔ یہ کون ہے؟ پھپھو نے پہلی بار میرے سوال کا جواب سیدھا دیا۔ یہ وہ ہے جس کے کوٹھے پہ تیری ماں ناچتی تھی، اب تو بھی وہی ناچے گی۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ 5 لاکھ میں بیچا ہے تجھے، تیرے باپ کی غیرت نہیں تھی نہ ماں کی، اور تو بھی ویسے ہی نکلے گی۔ عزت کے خواب بند کر دے، یہ دنیا تیری نہیں۔ میں نے پھپھو کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدارا مجھے مت بیچو، میں وسیم کی امانت ہوں۔ اس نے کہا مارا۔ امانت؟ وہ تو دبئی میں ہے، اور تو میرے سر پہ بوجھ تھی جو میں نے اتار دیا۔ اس نے پیچھے مڑ کے کوٹھے والی عورت سے کہا، رقم نکال اور دروازہ بند کر دینا، اب یہ تمہاری ہے۔ پھپھو نے نوٹوں کی گڈی لی، دوپٹہ درست کیا اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ جاتے جاتے پلٹ کے کہا، تیری ماں بھی طوائف تھی اور اب تو بھی وہی کرے گی، نسل نہیں بدلتی۔ دروازہ بند ہوا اور میں اندھیرے کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ کوٹھے والی عورت نے مجھے دیکھا۔ تیار ہو جا، یہاں رونا بھاگنا کچھ نہیں چلتا، وقت کے ساتھ سب سیکھ جاتی ہیں۔ میں نے ایک کونے میں بیٹھ کے چادر لپیٹی، آنکھیں بند کی اور وہ جملہ یاد کیا جو وسیم نے جانے سے پہلے کہا تھا، تم میرا انتظار کرنا۔ کمرے میں ہوا بند تھی، دیواروں پہ ننگی تصویریں تھیں اور چھت سے ایک پیلا بلب جھول رہا تھا۔ باہر کوئی بینجو بجا رہا تھا، اندر خاموشی تھی۔ سناٹے میں وہ دھوکہ چیخ رہا تھا جس کا درد مجھے پوری زندگی سہنا تھا۔ اب کوئی سوال باقی نہیں رہا تھا، صرف ایک حقیقت جس پہ سب سے زیادہ بھروسہ کیا، اسی نے بیچ ڈالا۔ پہلی رات کوٹھے کے کمرے میں جیسے وقت رک گیا تھا۔ چاروں طرف روشنیوں کا شور تھا، آوازیں تھیں، قدموں کی چاپ، ہنسی، سیٹی، بینجو کی دھن، لیکن میرے اندر صرف سناٹا۔ عورتیں بار بار کمرے میں جھانکتی، ہنس کے کہتی، بھاگنے کا وقت نکل چکا ہے، اب تو یہاں کی ہو چکی۔ میں کچھ نہ بولتی، بس چادر لپیٹے جائے نماز پہ بیٹھی رہتی، جیسے کچھ ٹوٹا ہو مگر اب بھی جڑنے کا امکان باقی ہو۔ پہلی رات گاہک آیا، دروازے پہ دستک دی، شمو اندر آئی، آنکھ مٹکائی، چل اٹھ، باہر بابو بیٹھا ہے، بڑا دل لگ گیا ہے تیرا نام سن کے۔ میں نے وضو کیا، چپ چاپ جائے نماز بچھائی، اللہ اکبر کہا، سجدے میں گر گئی۔ شمو باہر گئی، گاہک کو کہا اندر جا کے بات کر لے، شاید مان جائے۔ وہ اندر آیا، روشنی آن کی، میں نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ ایک لمحہ دروازے پہ کھڑا رہا، پھر ہولے سے دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا، ہر بار میں وہی کرتی، وضو، نماز، سجدہ، خاموشی۔ 2 دن میں میری شہرت پورے کوٹھے میں پھیل گئی۔ نئی لڑکی جو نہ بات کرتی ہے، نہ گاہک کو منہ لگاتی ہے، نہ پیسے مانگتی ہے، نہ زیور پہنتی ہے۔ کوئی بولی، یہ ڈرامہ کب تک چلے گا؟ کسی نے کہا، یہ تو واقعی اللہ والی ہے۔ ایک نے ہنستے ہوئے تانا دیا، بڑی پیری نکلی یہ تو لڑکی۔ یہی نام مجھ پہ چپک گیا، پیری لڑکی۔ کوٹھے پہ آنے والے مرد اب دروازے سے پلٹ جاتے، کہتے یہ تو بد دعا دے دے گی، کہیں برا نہ ہو جائے۔ کوئی میرے پاس صرف دعا لینے آتا۔ ایک دن ایک عورت نے آ کے کہا، بیٹی میرے شوہر کا سایہ اتروا دو، تم تو اللہ کی بندی ہو نا۔ یہ جگہ جہاں سب کچھ بکتا ہے، وہاں میں نے ایک کونا چن لیا۔ گناہ کے بیچ میں بھی میں نے پاکیزگی کی ضد کر لی۔ مائی جو کوٹھے کی سب سے بڑی مالکن تھی، ایک دن سخت لہجے میں بولی، یہ جگہ عبادت کا گھر نہیں، یا تو اپنا کام کر یا دفع ہو جا۔ میں نے نظریں جھکا کے بس اتنا کہا، آپ نے بھیجا ہے مجھے، ایمان نہیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بڑبڑاتی باہر نکل گئی۔ چند دن بعد وہی سیٹھ پھر آیا جو پہلے مجھے کوٹھے سے نکال کے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ بینجو بند ہوا، عورتوں نے سروں پہ دوپٹے ڈال لیے۔
وہ ایسے آتا تھا جیسے کوئی طاقتور انسان نہیں، کوئی فیصلہ لینے والا ہو۔ اس بار اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا، شاید اس کا ڈرائیور یا معاون۔ مائی نے آگے بڑھ کے کہا، سیٹھ صاحب آج تو خاص دن ہے، سب حاضر ہیں۔ سیٹھ نے صاف لفظوں میں کہا، مجھے ماہی سے بات کرنی ہے اکیلے میں۔ ماہی نے کہا، ابھی تو وہ کسی کے لیے نہیں مانتی، کچھ نہیں کرتی، بس سجدہ کرتی ہے، اسی لیے تو واپس آیا ہوں۔ اسے میرے کمرے میں لایا گیا، میں جائے نماز پہ بیٹھی تھی، قرآن کھولا ہوا تھا۔ وہ دروازے پہ رک گیا، کچھ دیر مجھے دیکھتے رہا۔ میں نے نگاہ اٹھائی اور پہلی بار وہ سوال پوچھا جس سے میں ہمیشہ بچتی تھی، اب کیوں آئے ہو؟ وہ آہستہ بولا، نکاح کی بات پھر سے کرنے۔ میں نے کہا، میرے گرد تقدیر نے خاردار دیواریں کھینچ دی ہیں، تمہیں سچائی کا پتہ نہیں۔ وہ قریب آ کے بیٹھ گیا، مجھے صرف اتنا پتہ ہے تم باقی سب سے مختلف ہو، جب سب دکھتی ہیں تو تم جھک جاتی ہو۔ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے لیکن تم جیسا صبر نہیں۔ یہ صبر نہیں، مجبوری ہے، تو مجھے اپنا حصہ بننے دو، تمہیں یہاں سے نکالنے دو۔ اس بار صرف وعدہ نہیں، میں تمہیں عزت کے ساتھ گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ میں خاموش ہو گئی، کئی لمحے گزر گئے، پھر میں نے کہا، اگر تمہیں میرا حال قبول ہے تو میرے ماضی سے ڈرنا مت۔ سیٹھ نے میرا ہاتھ تھاما، اگر تم اللہ کی بندی ہو تو میں تمہارا خادم بن کے رہوں گا۔ اس دن کے بعد پہلی بار کمرے میں روشنی نے جگہ بنائی، لیکن دل اب بھی ڈرتا تھا، کیونکہ کوٹھے کی دیواریں صرف قید نہیں ہوتی، وہ سایہ بن کے ساتھ چلتی ہیں، اور میں جانتی تھی امتحان ابھی باقی ہے۔ کوٹھے پہ میری موجودگی اب ایک پہیلی بن چکی تھی، کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا کہ میں کس نیت سے وہاں ہوں، کیوں ہر بار جب کوئی دروازے پہ آتا میں وضو کرتی، جائے نماز بچھاتی ہوں اور خاموشی سے سجدے میں چلی جاتی ہوں۔ شمو نے ایک دن کن پٹی پہ انگلی مار کے کہا، یہ لڑکی پاگل ہے، یہاں پہ رہ کے اللہ کا نام لیتی ہے۔ مائی ہنسی، پاگل نہیں، چالاک ہے، ایسی دو چار اور ہوں تو یہ سب تو بند ہو جائے۔ مگر میں نے کسی کو جواب نہ دیا، دن میں روزہ، رات کو نماز، جب بھی دروازہ بجتا میں اللہ اکبر کہہ کے کھڑی ہو جاتی۔ سب نے آنا چھوڑ دیا، ایک تو جو آئے بھی وہ میری دعا مانگنے لگے، سودا کرنے نہیں۔ پہلے پہل یہ سب کو ٹھٹکا دیتا، پھر آہستہ آہستہ سب نے مان لیا کہ میں ویسی نہیں، اور اسی لیے ایک نئی پہچان مجھے دے دی گئی، پیری لڑکی۔ پہلے تو ہنسی اڑائی، پھر دھیرے دھیرے ایک عجیب سا تقدس جڑنے لگا۔ کوئی عورت بیمار ہوتی تو مجھے پانی دم کرنے کو کہتی، کوئی لڑکی روتی تو کہتی، ماہی دعا مانگ، شاید تیری سنی جائے۔ ایک دن مائی نے مجھے بلا کے کہا، یہی کرنا ہے تو سیدھے کسی درگاہ جا، یہاں تیرے سجدے سے میرے گاہک بھاگتے جا رہے ہیں۔ میں نے صرف اتنا کہا، اگر میں کسی کے لیے نہیں بنی تو شاید اس رب نے مجھے کسی اور مقصد کے لیے چنا ہوگا۔ مائی کچھ دیر چپ رہی، پھر ہاتھ اٹھا کے بولی، جو مرضی کر، لیکن یاد رکھ یہاں دیر تک کوئی ولی نہیں رہتا، یا تو بک جاتا ہے یا دفن ہو جاتا ہے۔ پھر وہی دن جس کی مجھے خبر نہ تھی مگر تقدیر میں لکھا تھا۔ دروازے پر ایک بڑی گاڑی رکی، اندر سے وہی سیٹھ اترا جو ایک بار مجھے یہاں سے لے جا چکا تھا، اور جس کی خاموشی نے پھر مجھے واپس اسی جگہ لا پھینکا۔ عورتیں تیز تیز سرگوشیاں کرنے لگیں، وہی آیا ہے بڑا آدمی، شاید اسے پھر لے جائے۔ شمو نے دوپٹے کو درست کرتے کہا، اگر وہ ماہی کو پھر لے گیا تو اب کی بار نکاح واقعی کرے گا یا پھر کسی اور محل میں قید کر دے گا۔ سیٹھ اندر آیا، آہستہ چلا، جیسے کوئی خوف زدہ ہو کہ آواز سے میں غائب نہ ہو جاؤں۔ مائی نے اس کا استقبال کیا، سیٹھ جی، ایک بار پھر ماہی، اس نے تو آپ کو بھی رد کر دیا تھا۔ سیٹھ نے مختصر جواب دیا، میری خواہش ابھی باقی ہے۔ مائی ہنسی، تو جا، اس کے دروازے پر پھر آزما لے قسمت۔ وہ میرے کمرے کے سامنے آیا، دروازہ کھلا، میں جائے نماز پہ بیٹھی تھی، تلاوت کر رہی تھی۔ میں نے سر اٹھایا اور پہلی بار اسے بغیر حیرت کے دیکھا۔ اس بار بھی خاموشی کے ساتھ چلے جاؤ گے؟ میں نے سوال کیا جیسے یہ معمول کی بات ہو۔ اس نے آہستہ قدم اندر رکھے، اس بار خاموشی نہیں، نکاح کے لیے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم یہاں پہ ہو، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم باقی سب جیسی نہیں۔ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، اب کی بار اگر تم چلے گئے تو واپسی کا دروازہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا، اگر تم میرے ساتھ چلو تو وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری زندگی کو اس گندگی سے پاک کر دوں گا۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اگر یہاں سے نکل گئی تو کم از کم روز کئی لوگوں کی نظروں سے تو بچ جاؤں گی۔ میں نے اس کی بات پہ سر جھکا لیا۔ اس نے مائی کو نوٹوں سے بھرا بیگ تھمایا اور مجھے اپنے ساتھ لیا۔ اس نے مجھے ایک علیحدہ فلیٹ میں لا کے بسایا، صاف ستھرا سادہ گھر،
2 कमरों का, खिड़कियों से धूप आती और सुकून का एक अजीब सा साया अंदर बसा हुआ। मैंने चादर उतारी, जाय नमाज बिछाई और सजदे में सर रखा। इस बार शुक्र था, इल्तिजा नहीं। सेठ ने वादा किया वो जल्द निकाह का बंदोबस्त करेगा और जब तक ना हुआ वो मुझे यहीं रहने देगा। 2 दिन बाद सेठ ने कहा जुम्मे को वलीमा है और उस रोज़ एक सादा सा निकाह हम अपने ख़ानदान के चंद करीबी अफराद के साथ करेंगे। मैंने अस्बात में सर हिलाया। उसकी नज़रों में पहली बार मुकम्मल एतमाद झलकता था, जैसे अब कोई सवाल नहीं रहा और अब निकाह से चंद लम्हे पहले ही वो ये निशान देख सब कुछ ख़त्म कर गया। अगली सुबह वो वापस वहाँ पर आ गया, वही माई के सामने बैठा जो मेरी ज़िंदगी के धागे हाथ में लिए बैठी थी। इस लड़के को यहाँ कौन लाया था? उसने सख्त लहजे में पूछा। माई हंसी। अब आपको भी वही सवाल? निकाह के बाद सबको माजी याद आ जाता है, मुझे सच जानना है। माई ने कुर्सी से टेक लगा के जवाब दिया। एक औरत आई थी बरसों पहले, गाँव की औरत थी, शक्ल याद नहीं, लेकिन उसने 5 लाख लिए और कहा कि ये लड़की अब तुम्हारी है। सेठ की आंखें सिकुड़ गईं। उम्र, नाम? उम्र होगी 45 के करीब, नाम शायद रफ़ीका या कुछ ऐसा ही था, लेकिन ये पक्का याद है कि वो कह रही थी इसकी माँ भी ऐसी ही थी, अब ये भी यही सब कुछ करेगी। सेठ ने सर झुकाया। वो निशान, वो जुमला, वो औरत सब एक दूसरे से जुड़ने लगे। वो सीधा अपनी बहन के पुराने पते पे गया। दरवाज़ा एक उम्र रसीदा मर्द ने खोला। जी, रफ़ीका बीबी यहाँ रहती हैं? जी, वो अब यहाँ नहीं, बरसों हो गए, कहीं और चली गई थी। बस एक बार आई थी एक बच्ची को लिए हुए, फिर कभी नहीं लौटी। सेठ ने कुछ तस्वीर दिखाई। एक पुराने वक्त की तस्वीर जिसमें वो, उसकी बहन और एक छोटी सी बच्ची थी। मर्द ने गौर से देखा। ये बच्ची? हाँ, ये वही लगती है। वही निशान था गर्दन पे। सेठ की आवाज़ थर्रा गई। ये मेरी बेटी है। वो वापस फ्लैट पे आया, दरवाज़ा खोला, अंदर दाखिल हुआ। मैं कालीन पे बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। उसके कदमों की चाप पर मैंने नज़रें उठाई। तुम्हारी गर्दन पे जो निशान है मेरी बेटी की गर्दन पे भी था। मैं चुप रही। मुझे बरसों पहले बताया गया था कि मेरी बेटी मेरी बहन के साथ गुम हो गई और वो कभी वापस नहीं आई। वही बहन जो तुम्हें मेरे सामने छोड़ गई और मैं पहचान न पाया। मेरे हाथ से तस्बीह गिर गई, लब हिले। तो आप मेरे, मैं तुम्हारा बाप हूँ माही। कमरे में सन्नाटा छा गया, जैसे सारी दीवारें रुक गई हों, जैसे वक्त ने एक नया सफ़ा खोला हो, एक लम्हा जिसने सारे रिश्ते दोबारा लिख दिए। मैंने आंखें बंद की और फिर आंखों से कुछ कतरे टपकने लगे। ये खुशी नहीं थी, दुख भी नहीं, बस एक पहचान का बोझ जो बरसों के बाद कंधों पे रखा गया। वो मेरे करीब आया, हाथ थामा। अब कुछ भी नहीं बिखरेगा, अब मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुमसे छिन गया। मैंने दिल में आहिस्ता से कहा। वो निशान जो सबने छुपाया आखिर पहचान बन गया। पहचान का लम्हा मुख्तसर था, लेकिन उसके असर ने मेरी ज़िंदगी की हर बुनियाद हिला दी। जिस शख्स से मैं निकाह करने जा रही थी वो मेरा बाप निकला, और जिसने मुझे वहाँ पर बेच दिया वो मेरी सगी फुप्पो थी। सेठ, अब्बा, ये लफ्ज़ ज़ुबान पे आते आते अटक जाता। वो भी कुछ न बोलता, बस मेरी तरफ देखता जैसे बरसों का बिछड़ा हुआ वक्त आंखों से लिपट गया हो। माही, वो आहिस्ता से बोला, मुझे तुमसे कुछ और जानना है। वो औरत जिसने तुम्हें वहाँ पे छोड़ा, उसका चेहरा तुम्हें याद है? मैंने सर झुकाया। नहीं, बस इतना याद है तो मुझे रोती हुई माँ कहती थी, लेकिन उसके अल्फाज में नफरत थी। सेठ ने अपनी बहन की पुरानी तस्वीर निकाली, एक मेरे सामने रखी। ये? मैंने थोड़े तवक्कुफ के बाद हाँ में सर हिलाया। उसकी सांस रुक गई। ये मेरी बहन है, रफ़ीका। कुछ घंटे बाद वो दोबारा निकला, एक पुराने पते पर जहाँ बरसों पहले वो और उसकी बहन साथ रहा करते थे। वहाँ एक पुराना दरवाज़ा मिला, छिले हुए रंग की दीवारें, सन्नाटा। दरवाज़ा एक दरमियानी उम्र की औरत ने खोला। आप रफ़ीका बीबी को जानते हैं? उसने पूछा। औरत ने आंखों को तंग करते कहा, आप कौन? रफ़ीका का भाई हूँ, मैं वो हूँ जिसकी बेटी को उसने चुरा के ले गई। औरत का रंग उड़ गया। अंदर आ जाए। कमरे के अंदर 2 पुरानी कुर्सियाँ थीं, दीवारों पे जंग आलूद कील, एक तरफ पुराना संदूक जैसे बरसों से बंद हो। रफ़ीका तो कई साल पहले यहाँ से चली गई। शौहर से झगड़ा हुआ, लड़की साथ थी। कुछ दिन बाद वो लड़की नहीं रही, बस रफ़ीका रह गई, खामोश, परेशान, उलझी हुई। सेठ ने सामने देखा। कहाँ गई वो लड़की? पता नहीं। एक दिन बोली, भाई के बोझ को अपने सर से उतारना है। फिर कुछ दिन बाद वापस आई, लेकिन अकेली, और तब से बस कहती रही मैंने सब ठीक किया।
अब वो मेरी नहीं। सेठ का दिल बैठने लगा। वो कहाँ गई अब? आखिरी बार पिछले साल की किसी रात को गई। बोली कि अपने बेटे के पास जा रही है। शहर का नाम लिया था, शायद फैसलाबाद। सेठ वापस आया, मेरे कमरे में दाखिल हुआ। आंखों में हैरत, दुख, गुस्सा सब इकट्ठे थे। माही, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो हादसा नहीं, ये मेरे घर की साजिश थी। मैंने कुछ न पूछा, सिर्फ सुना। मेरी बहन रफ़ीका वो नहीं चाहती थी कि मैं उस लड़के से शादी करूं जिसे मैं पसंद करता था। वो चाहती थी कि मेरी शादी उसकी सहेली से हो, और जब मैं ना माना तो उसने माँ बनने वाली मेरी बीवी को धमकी दी, उसे घर छोड़ने पे मजबूर कर दिया। फिर मेरी बेटी तुम्हें ले गई। मेरे अंदर जैसे वक्त उलट गया। हर चोट, हर सवाल, हर जख्म एक तरतीब में आके दिखने लगा। सेठ ने फिर तस्वीर निकाली। मैं तुम्हें कैसे न पहचान पाया। तुम्हारे चेहरे पे तुम्हारी माँ की झलक थी, वही आंखें, वही खामोशी, और वो निशान। मैंने पूछा, यही निशान तुम्हारी पैदाइश के दिन तुम्हारी गर्दन पे आया था। डॉक्टर्स कहते थे पैदाइशी जिल्द का दाग है जो कभी कभी गहरा हो जाता है। उस दिन हम दोनों ने बहुत कम बात की, ज़्यादातर खामोशी में अपनी अपनी शिकस्त संभाली, मगर एक सवाल बाकी था। मेरे बाप को उसकी बेटी किसने छीन ली और किस लिए? अगले दिन सेठ ने अपने पुराने मुलाजिम को बुलाया। रफ़ीका की खबर निकालनी है, उसकी हर नकलो हरकत, उसके शौहर, उसके बेटे, सबका रिकॉर्ड चाहिए। मुलाजिम ने सर झुकाया। जी साहब, एक दिन लगेगा, और वो दिन मेरे लिए इंतज़ार का दिन था। अब मेरा सवाल ये नहीं रहा कि मैं कौन हूँ, बल्कि ये था कि जिन्होंने मुझे बर्बाद किया वो किस चेहरे के पीछे छुपे बैठे हैं। अगली सुबह सेठ ने आके कहा, खबर आ गई है और शायद तुम्हें एक और सच सुनना पड़ेगा। तैयार हो? मैंने धीरे से सर हिलाया। रफ़ीका अब इसी शहर में है और उसका बेटा वही वसीम है। मेरे कदम डगमगा गए। वसीम? हाँ, वही जिससे तुम मोहब्बत करती थी। सेठ की आवाज़ थर्रा गई। तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं, वसीम की कज़न भी हो। कमरे में जैसे सांस रुक गई, रिश्तेदारियां उलट गईं। वो जो महबूब था अब खून का रिश्ता बन चुका, और जिसे दुश्मन समझा वही बाप निकला। मैं खामोश रही। अब बोलने का वक्त नहीं था। सच सामने था, और सच का वज़न अल्फाज से नहीं, खामोशी से बर्दाश्त किया जाता है। जब सच मुकम्मल हो गया और हर चेहरा अपने असल में सामने आ गया, तो जैसे मेरे अंदर कोई बंद दरवाज़ा खुल गया। सेठ अब्बा ने मेरे सामने बैठ के साफ अल्फाज में कहा, अब मैं तुझे वो सब दूंगा जो तेरा हक है, एक नई ज़िंदगी। कुछ दिन बाद उसने मुझे कॉलेज में दाखिल करवाया। नए कपड़े, नई किताबें, और पहला दिन जब मैंने दरवाजे के बाहर खड़ी थी तो दिल में खौफ था कि कोई पहचान न ले, लेकिन हकीकत ये थी कि अब मेरा कोई माजी नहीं था जो उन लोगों को पता हो। जब क्लास में दाखिल हुई तो सब अजनबी चेहरे थे। किसी ने सवाल न किया, न नज़रों से जांचने की कोशिश की। मैंने बैठते ही अपनी कॉपी खोली और पहला जुमला लिखा, ज़िंदगी दोबारा भी शुरू हो सकती है अगर पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया जाए। कुछ दिनों में माहौल समझ आ गया। लाइब्रेरी मेरी पनाहगाह बन गई और पढ़ाई मेरी इबादत। मैंने हर चीज़ में खुद को झोंक दिया। दिन रात हफ्ते सब किताबों में गुजरते। सेठ अक्सर शाम को आता, हाल चाल पूछता और खामोशी से वापस चला जाता। फिर एक दिन वो आया और मेरे सामने एक लिफाफा रखा। ये वसीम का ख़त है, वो वापस आ गया है। मैंने हाथ रोक लिया। अब्बा, उसे मत कहना मैं कौन हूँ, पता तो उसे चल ही चुका है। उसने आते ही मुझसे सिर्फ एक सवाल किया, माही कहाँ है? मैंने लिफाफा खोला। एक मुख्तसर सा खत था। मैं तुम्हें भूल न सका, चाहे तुम मेरे खून का हिस्सा निकली। जो रिश्ता अब नहीं बन सकता, कम से कम इज्जत तो दे सकता हूँ। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, सिर्फ रिश्ते से नहीं, दिल से। मैंने सेठ की तरफ देखा। आप इजाज़त देंगे? उसने धीरे से कहा, अब फैसला तेरा है। मैंने तुझे खोया भी पाया भी, अब तू जो चाहे वही सही है। कुछ दिन सोचने के बाद मैंने हाँ कर दी, क्योंकि अब मेरा माजी मेरे लिए एक दास्तान था और मेरा हाल एक फ़ैसला। निकाह सादगी से हुआ, ना बारात, ना ढोल, ना शोर, सिर्फ एक मौलवी साहब, 2 गवाह और वो वादा जो बरसों पहले अधूरा रह गया। वसीम ने एक अलग फ्लैट लिया, शहर से थोड़ा हटके, जहाँ कोई हमें पहचानने वाला ना हो। वो अब भी वही वसीम था, खामोश, नरम और अब थोड़ा नादिम। माही, मैं जानता हूँ जो कुछ तुम पे गुजरा वो मेरी माँ के हाथों हुआ। मैं अगर पहले समझ आता तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी कुछ और होती। मैंने उसे रोका। अगर कुछ और होता तो मैं वो ना होती जो आज हूँ। फ्लैट में नई ज़िंदगी शुरू हुई।
मैं सुबह कॉलेज जाती, वो ऑफिस। शाम को हम साथ खाना खाते, रात को छत पे बैठ के वो सब बातें करते जो बरसों पहले अधूरी रह गई। कभी कभी मैं आईने में खुद को देखती, चेहरा वही था मगर आंखों में अब खौफ नहीं था, सच्चाई थी। गर्दन पे वही काला निशान जो अब भी गहरा था लेकिन अब मुझे शर्मिंदा नहीं करता था। एक दिन उसने उंगली रख के कहा, यही निशान मुझे तुम तक लाया। अगर ये ना होता तो शायद मैं तुम्हें पहचान ही ना पाता। मैंने मुस्कुरा के कहा, ये मेरी असल शनाख्त है, रब मैं उसे छुपाती नहीं सजाती हूँ। कॉलेज में मेरे रिजल्ट आए, मैंने टॉप किया। सेठ आया, मुझे गले लगाया, तुमने मुझे फ़ख्र दिया। वसीम ने केक ला के रखा, अब पार्टी होगी और अगला कदम मास्टर्स। मैंने हाँ में सर हिलाया, अब रुकने का वक्त नहीं। फुप्पो का कोई जिक्र ना हुआ, सेठ ने राब्ता ख़त्म कर दिया। वो शायद अब भी वही घर में रहती हो लेकिन मेरे लिए अब वो किसी और दुनिया का हिस्सा थी। ज़िंदगी के हर दिन में एक नई बुनियाद रखी जा रही थी। मैं माही जो कभी इस गंदगी की दहलीज पे बेची गई, अब क्लासरूम की कुर्सी पे इज्जत से बैठी थी। सेठ ने एक दिन कहा, अगर तेरी माँ आज होती तो वो यही देखना चाहती। मैंने आसमान की तरफ देखा, शायद वो देख रही हो। अब मेरा नाम कोई नहीं पूछता था, मेरा माजी किसी को नहीं सुनाया जाता था, लेकिन गर्दन पर वो निशान हमेशा मेरे साथ रहता। यही मेरा निशान था, यही मेरी पहचान। लेकिन अब मैं एक कोठे वाली नहीं, एक इज्जतदार लड़की हूँ। हालात चाहे जितने भी सख्त हों, अगर इंसान अपना किरदार ना छोड़े तो रब खुद रास्ता बना देता है। सच, सब्र, खुददारी वो हथियार है जो तकदीर को भी बदल सकते हैं।